हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनपीओज का इंट्रोडक्शन देखा है ना। उनकी एनपीओ में कौन कौन सी संस्थाओं को हम शामिल करते हैं उसके बारे में देखा, ठीक है। उनकी विशेषताएं देखी। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका लेखांकन, उनका अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग इन शॉर्ट में बोलते हैं एनपीओ, है ना। तो ये जो संस्थाएं होती है, इस प्रकार की जो संस्थाएं होती है, जिस तरह की हम लोग लास्ट क्लास में जान चुके थे कि एनपीओ किसको बोलते हैं, मतलब ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है, उन संस्थाओं को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में अलाभकारी संस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये संस्थाएं, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होता है, फिर भी ये अकाउंट्स मेंटेन करती है ना। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो तो लाभ कमाती है और अपने लाभ को पर्टिकुलर डेट में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, उसको जानने के लिए वो अकाउंट मेंटेन करती हैं। ये संस्थाएं भी अपना अकाउंट मेंटेन करती हैं क्योंकि इनको भी डिफरेंट सोर्सेज से फंड आता है ना। तो ये भी उस फंड का हिसाब किताब रखती है। तो हम लोग पहले ये जान ले कि ये जो संस्थाएं होती है ये अपना जो भी अकाउंट्स बनाती है वो कैश बेसिस पर बनाती है, ठीक है। कैश बेसिस पर बनाती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इनका अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है, डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है। हाँ, ये कैश बेसिस पर अकाउंट इसलिए बनाती क्योंकि इनका उद्देश्य तो लाभ कमाने है ही नहीं, तो इस आधार पर वो कैश बेसिस पर बनाती है। और इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं उनका ज्यादातर लेन देन कैश में ही होता है ना। ये उधार लेन देनों को अपने अकाउंट में शामिल नहीं करती है। तो ये संस्थाएं क्या क्या अकाउंट मेंटेन करती हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था कि ये संस्थाएं 3 प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन करती है। हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड था इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड लास्ट था बैलेंस शीट। तो आज हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला अकाउंट यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इसके बारे में बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है ना। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का मीनिंग क्या है, इनके फीचर्स क्या है, लिमिटेशन क्या है और ये किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसका मीनिंग जानने का कोशिश करेंगे, है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग जिस तरह से देखें कि एनपीओज कैश बेसिस पर अकाउंट बनाती है, उधार लेन देन का लेखा नहीं करती है, तो उसका पहला अकाउंट है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। नाम से ही पता चला रिसिप्ट एंड पेमेंट, प्राप्ति एवं भुगतान। ये संस्थाएं जो प्राप्त करती है ना, लेकिन कैश में। हम लोग बात कर चुके हैं कि सिर्फ कैश पर काम करती, उधार लेन देन का लेखा तो करती नहीं है। यानी कि ये संस्थाएं, इन संस्थाओं में जो कैश आता है उसको रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं और जो कैश जाता है उसको पेमेंट साइड में। ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये कैश किस अवधि से संबंधित है ना। यहाँ पर कुछ अवधि को ध्यान में नहीं रखना है आपको, बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर कैश संस्था में आए, ऑर्गेनाइजेशन में आए, देन आप उसको रिसिप्ट साइड में लिखो, और अगर कैश गया तो आप उसको पेमेंट साइड में लिखो, और कुछ भी ध्यान इसमें देने की जरूरत नहीं है। क्या क्या ध्यान देना है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट है। याद कीजिए, आप लोग क्लास 11th में अकाउंट्स के गोल्डन रूल में रियल अकाउंट्स का रूल पढ़े थे। रियल अकाउंट्स का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना।
यानी कि आने वाले को क्या करो, डेबिट करो, और जाने वाले को क्रेडिट करो, यही पढ़ा था। तो इसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लगेगा, रूल फॉलो करना है ना। इसे एसेट्स अकाउंट भी कहा जाता है, इसे एसेट्स अकाउंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी रिसिप्ट होता है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और डेबिट साइड में रिसिप्ट का यानी कि प्राप्ति का कॉलम होता है, हम लोग आगे फॉर्मेट में देखेंगे, है ना। और जो भी पेमेंट होता है हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश और बैंक का ही एक समरी है, यानी कि ये अकाउंट जब बनाया जाएगा तो ये कैश और बैंक का आपको एक समरी नजर आएगा। इसकी शुरुआत ही होती है कैश और बैंक के, कैश एंड बैंक के ओपनिंग बैलेंस से, ठीक है। और इसका अंत, इस अकाउंट का अंत ही हम लोग करते हैं कैश और या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस से, क्लोजिंग बैलेंस से। अगर देखा जाए या पूछा जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो हमारा आंसर होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम कैश या बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को जानने के लिए बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस जानने के लिए, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानने के लिए। तो ठीक उसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमको ये पता चल जाता है कि साल भर, है ना, पर्टिकुलर हमारा जो करंट ईयर है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ये इस अकाउंट से ये पता चल जाता है कि किस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैश का इनफ्लो हुआ, है ना, कैश किस तरह से आया, ठीक है, और किस तरह से या किन किन माध्यमों से कैश का आउटफ्लो हुआ, है ना, यानी कि कैश गया। और रिपोर्टिंग टाइम में, यानी कि जिस दिन हम अपना फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि जिस दिन हम अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, उस डेट में आपके पास कैश और बैंक का क्या क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, कैश या बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को जानने के लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ये बताता है कि किन कारण से कैश आया है और किन किन कारणों से संस्था से कैश गया है, और आज की डेट में, यानी कि पर्टिकुलर जिस डेट में आप रिपोर्ट बना रहे हैं उस डेट में कैश की क्या स्थिति है या बैंक की क्या स्थिति है ना। तो जब हम कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत करते हैं तो जनरली हमको मिलेगा क्वेश्चन में कैश और बैंक का डेबिट बैलेंस। ये तो आप लोगों को क्लास 11th में ही पढ़ा दिया गया होगा, ये आप लोग जानते होंगे कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना, क्योंकि हमारे पास जितना कैश है हम उसके अंडर ही एक्सपेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर तो जा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5000 है तो क्या हम 5000 से ज्यादा एक्सपेंसेस कर सकते हैं, नहीं ना। कहने का मतलब है कि हमारे पास जितना कैश है हम उस पर ही या उसके अंदर ही काम कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन जब बात बैंक की होती है तो बैंक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है ना। कैश का डेबिट बैलेंस अगर है, सॉरी बैंक का अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड हम लोग दिखाते हैं। लेकिन अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति में, बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोग 11th क्लास में बेसिक टर्म्स में, अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स में आप लोग जाने होंगे, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो इसमें बात करते हैं कि जब बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस का बात होगा तो क्रेडिट साइड में हम लोग बीडी शो करेंगे। आगे जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो इस पर भी बातें होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो किसी भी एडजस्टमेंट का लेखा नहीं करता है, किसी भी एडजस्टमेंट का लेखा नहीं करता है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम किसी भी एडजस्टमेंट को नहीं दिखाते हैं। वो एडजस्टमेंट कैसा कैसा हो सकता है, डेप्रिसिएशन है ना, और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट जो हम लोग को रिपोर्ट बनाने के बाद एडजस्ट करना पड़ता है।
इसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी तरह के उधार लेन देन, है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का लेखा भी नहीं होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का भी एंट्री नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि ये तो सिर्फ कैश लेन देन का बात करता है, कैश ट्रांजेक्शन का बात करता है, लेखा होता है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या नहीं लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना, एक्सेट्रा, और बहुत सारे भी है, कुरेड वगैरह। तो इस तरह के जो एडजस्टमेंट होते हैं या फिर उधार नेचर के जो खर्च होते हैं, ये तो हम लोग इसका लेखा नहीं कर सकते, हमको बस उन्हीं लेन देनों का लेखा करना है जो एक्चुअल में हुआ है कैश के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें आयगत और पूंजीगत, है ना, आयगत और पूंजीगत कहने का मतलब है रेवेन्यू और कैपिटल, दोनों तरह के ट्रांजेक्शन का एंट्री होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। आयगत, आय बोले या आयगत खर्च, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है। हम लोग क्लास 11th में भी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड टाइप्स ऑफ इनकम में देख चुके होंगे। रेवेन्यू इनकम से, रेवेन्यू का मतलब ही है बार बार होने वाला, है ना, बार बार होने वाला, बार बार होने वाला अगर इनकम है तो हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू इनकम हुआ, और अगर बार बार होने वाला एक्सपेंसेस है तो हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, अब बार बार होने वाला कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, फॉर एग्जाम्पल स्कूल भी हो सकता है, स्कूल का कोई एक कमरा उसने रेंट दे रखा है, ठीक है, स्कूल का एक कमरा रेंट दे रखा है ना, तो जो भी रेंट लिया है वो स्कूल को, मान लो 1000 में रेंट दिया है, तो स्कूल को 1000 का रेंट हर एक मंथ रिसीव्ड होगा। तो स्कूल क्या है, स्कूल हम लोग देख चुके हैं, एनपीओस का एग्जांपल में देखे थे, है ना, तो स्कूल को ये 1000 का क्या हो रहा है, रेवेन्यू इनकम, क्योंकि स्कूल के पास ये 1000 आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब हम लोग आयगत यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अगर स्कूल ने कहीं रेंट ले रखा हो, है ना, मान लीजिए उसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, है ना, या कोई पर्टिकुलर किसी फैसिलिटी को लेकर के स्कूल ने ही रेंट लिया हो कोई कमरा, है ना, मान लीजिए वो 5000 का लिया। अब स्कूल को तो हर एक मंथ रेंट पेमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन तो पेमेंट कर रहा है, हाँ, तो ये क्या हुआ, ये 5000 तो पर मंथ स्कूल पे कर रहा है, यानी कि वो स्कूल का क्या हुआ, एक्सपेंसेस, लेकिन कैसा, रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि ये बार बार होने का नेचर वाला है। जनरली इसका अमाउंट जब हम लोग इस कैपिटल की बात करेंगे तो उससे कम होता है ना, यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको आयगत आय हो या आयगत खर्च हो, आपको कुछ नहीं छांटना है, आय हुआ तो रिसिप्ट साइड में लिख दीजिए, और अगर खर्च हुआ तो किधर, पेमेंट साइड में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूंजीगत, पूंजीगत आय या पूंजीगत खर्च या व्यय। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पूंजीगत नाम से पता चल रहा है ये कि कैपिटल नेचर का है, यानी कि स्थायी प्रकृति का है, ये बार बार नहीं होती है, ये एक आध बार हो सकता है ना, जैसे हम या जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई एसेट खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों के लिए समझना ज्यादा इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, स्कूल को न्यू बेंच परचेज करना है, तो बेंच क्या है, स्कूल के लिए एसेट्स है, वो बार बार तो बेंच नहीं खरीदेगा स्कूल, ठीक है,
तो अगर स्कूल के लिए हम बेंच परचेज करते हैं तो वो मेरा क्या हो रहा है, कैपिटल नेचर का खर्च हो रहा है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, यानी स्कूल परचेज कर रहे हैं तो स्कूल पेमेंट करेगा, ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। लेकिन अब इसको ऑपोजिट देखते हैं। अगर हमारे स्कूल में कोई ओल्ड फर्नीचर है, मान लीजिए बेंचेस टूट गया था, खराब हो गया था बेंच, है ना, और रिपेयर करने के लायक अब नहीं बचा, अब उसको स्कूल सेल कर रहा है, तो सेल करने पर जो इनकम होगा वो कौन सा इनकम होगा, कैपिटल इनकम। तो क्या स्कूल रोज रोज या बार बार बेंच खरीदेगा, नहीं ना, हाँ, तो ये क्या हो गया, कैपिटल नेचर का इनकम। क्या वो बार बार बेंच बेचेगा, नहीं, तो वो क्या हो गया, कैपिटल इनकम, और खरीदने की बात होगी तब कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिसीट पेमेंट क्या करता है कि रिसीट पेमेंट आयगत और पूंजीगत ये दोनों को अपने अकाउंट में शामिल करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आयगत लेता है या फिर पूंजीगत, है ना। इसके बाद जब हम नेक्स्ट अकाउंट पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू यानी कि आयगत ट्रांजेक्शन का एंट्री करना होगा। इसलिए यहाँ पर ये क्लियर करना जरूरी था कि आयगत और पूंजीगत होता क्या है ना, इसलिए इसको जानने की आवश्यकता हुई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिसिप्ट पेमेंट के मीनिंग के या कंसेप्ट में, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट सिर्फ अपने करेंट ईयर में, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम 2000 का 31 दिसंबर को, यानी कि 31 दिसंबर 2000 को हम अपना फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। उस फाइनल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। 2000 ईयर में इसको ठीक है 2000, है ना, इसका प्रीवियस ईयर वही हुआ और इसका सब्सिक्वेंट ईयर 2001। ये रहा मेरा करंट ईयर क्या है, 2000 है ना, और एडवांस ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर या नेक्स्ट ईयर मेरा क्या है 2001, और प्रीवियस ईयर है ना दिया हुआ। तो इसमें क्या है कि अगर इस ईयर का कोई पैसा या कोई रिसिप्ट अगर 2000 में आया, है ना, यानी कि इस 1 जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 2000 के बीच प्रीवियस ईयर का पैसा अगर ऑर्गेनाइजेशन में आया तो भी उसका एंट्री रिसिप्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2001 जो मेरा सब्सिक्वेंट ईयर है या एडवांस ईयर है ना, या नेक्स्ट ईयर बोले, तो इसका भी पैसा अगर यहाँ आया इसी ईयर में तो इसका भी हम रिसिप्ट साइड में एंट्री कर देंगे। जिस तरह आने की बात करें उस तरह जाने की बात होगी। कहने का मतलब यह है कि ये सभी प्राप्ति एवं भुगतान, सभी रिसिप्ट एंड पेमेंट को लिखता है या लेता है ना, जो उसके ईयर में यानी कि रिपोर्टिंग ईयर में उसे प्राप्त हुई हो या उसके द्वारा भुगतान हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कंसेप्ट के लिए, ठीक है। फिर एक बार हम लोग एक और बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके जैसा है, लाइक कैश बुक। इसको कैश बुक के जैसा भी माना जाता है। क्यों, सिमिलरिटी दोनों में क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कैश बेसिस पर होता है और कैश बुक भी कैश बेसिस पर होता है ना, इसलिए ये मोटे तौर पर हम मान सकते हैं। फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके आधार पर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक तो नहीं बोलते हैं, कैश बुक के जैसा बोलते हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेस है ये भी देख लेते हैं, है ना, क्या क्या डिफरेंसेस है ये जान लेते हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का जो भी अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा, ये आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, चाहे तो आप उसे वहां से नोट कर सकते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता
नगद तथा बैंक लेन देनों का सारांश है। यह एक संपत्ति खाता या वास्तविक खाता है। यह खाता रोकड़ पद्धति पर तैयार किया जाता है। यह खाता विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को, चाहे वे चालू अवधि से संबंधित हो या पूर्व अवधि से या आगामी अवधि से संबंधित हो, सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें पूंजीगत तथा आयगत सभी नगद लेन देनों को प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के बाएं भाग में प्राप्तियों को दिखाया जाता है, जबकि भुगतानों को दाएं भाग में प्रदर्शित किया जाता है। यह खाता प्रारंभिक रोकड़ शेष एवं बैंक शेष से प्रारंभ होता है और अंतिम रोकड़ शेष व बैंक शेष से बंद होता है। बैंक अधिविकर्ष की दशा में बैंक के प्रारंभिक तथा अंतिम शेष विपक्ष में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैशबुक की तरह है या कैशबुक से अलग है। क्यों इसको कैशबुक की तरह बोला जाता है लेकिन कैशबुक नहीं बोला जाता है, इसका रीजन जानते हैं, है ना। पहला फर्स्ट में हम लोग बोलते हैं कि ये सिमिलरिटी तो दोनों में है कि दोनों कैश बेसिस पर तैयार होता है ना। तो हम लोग डिफरेंस के रूप में देखते हैं कि कैशबुक में हम जो भी एंट्री करते हैं, है ना, वो डेट वाइज करते हैं, है ना, डेट वाइज एंट्री होता है। लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो ईयर के एंड में या मंथ के एंड में या हाफ ईयर जैसा ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार बनाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। कैशबुक डेट वाइज बनता है, ये डेट वाइज नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि इसमें ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पृष्ठ संख्या है हम लोग नहीं लिखते हैं। पृष्ठ संख्या जो है ना, वो नहीं लिखते, लेकिन आप जब कैशबुक बनाए होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं पेमेंट। लेकिन कैशबुक के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाएं साइड में हम बोलेंगे, बाएं साइड में रिसिप्ट लिखाता है और दाएं साइड में पेमेंट लिखाता है। लेकिन कैशबुक के बाएं साइड में हम लिखते हैं डेबिट और दाहिने साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिट। ये चीज भी एक डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जाती है। लेकिन जब कैशबुक की बात करते हैं तो ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाई जाती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी बनाई जाती है। ये भी एक डिफरेंसेस है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या है ना, क्या क्या विशेषताएं हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। पहला विशेषता के तौर पर हम लोग देखेंगे कि ये कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर तैयार होता है। कहने का मतलब कि जो भी लेन देन है, जो कैश लेन देन है, उसका सिर्फ एंट्री हम करते हैं, उधार का एंट्री हम नहीं करते हैं। तो पहली विशेषता, अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर्स हम क्या बोलेंगे, कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। इसमें उधार लेन देन का लेखा नहीं होता है ना। इसको हम एसेट्स अकाउंट या रियल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। एसेट्स अकाउंट या रियल अकाउंट भी करते हैं, है ना। और रियल अकाउंट का हम लोग रूल भी इसमें अप्लाई करते हैं, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। तीसरी विशेषता के रूप में देख सकते हैं कि इसमें रेवेन्यू यानी कि आयगत और कैपिटल यानी कि पूंजीगत, है ना। आयगत और पूंजीगत दोनों तरह का इनकम एंड एक्सपेंसेस को लिखते हैं। इसमें दोनों तरह का आयगत और पूंजीगत, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह की रिसिप्ट होता है तो रिसिप्ट साइड में, और पेमेंट होता है पेमेंट साइड में लिखते हैं। इसमें हम लोग छाटते नहीं है कि आयगत नहीं लिखना है या पूंजीगत नहीं लिखना है, क्योंकि इसके बाद का जो अकाउंट हम पढ़ेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात करेगा, सिर्फ उसमें रेवेन्यू का लिखा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं कैश या बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को जानने के लिए, है ना। क्लोजिंग बैलेंस को जानने के लिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, है ना। इसमें किसी भी एडजस्टमेंट का लेखा नहीं होता है। कोई भी एडजस्टमेंट जो होता है उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ लिमिटेशन भी हैं। फीचर्स होने के साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशन भी, उस पर बात करते हैं। तो लिमिटेशन में पहला क्या बोल सकते हैं, ये कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना। ये संस्था के
जो सही क्या बोलेंगे, सही फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बता पाता है ना। इसकी भी कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कुछ लिमिटेशन भी है। तो पहला लिमिटेशन में हम देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में बात करता है ना, कैश के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है, कोई उधार लेन देन के बारे में बात नहीं करता, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन का बात नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि इस रिपोर्ट के थ्रू हम ये नहीं जान सकते हैं कि उस डेट में ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल में क्या स्थिति थी, है ना। नेक्स्ट लिमिटेशन देखेंगे कि इसमें डेप्रिसिएशन या एडजस्टमेंट का लेखा नहीं होता है, जिसके कारण हमको पता नहीं चलता है कि पर्टिकुलर डेट में क्या एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये नेक्स्ट लिमिटेशन है कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज को छोड़ देता है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज को छोड़ देता है, उसका भी लेखा नहीं करता है। तो इस तरह आज हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्योरी कंसेप्ट को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, है ना। हम लोग किस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे कैसे अकाउंटिंग आइटम्स को लेंगे, हेड ऑफ अकाउंट्स को लेंगे और किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।